नमस्कार, आप हुंकार देख रहे हैं। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। कल इसी वक्त हुंकार में मैं जब आपसे मिली थी, पूरा देश उस वक्त जनरल बिपिन रावत की सलामती की दुआएं कर रहा था, उनके बच जाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था। लेकिन हुंकार खत्म होने के कुछ ही देर बाद जनरल साहब के निधन की दुखद खबर आई। आज दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर का इंतजार हो रहा है। पहले आपको ये बता दें कि आज जनरल साहब के निधन को लेकर हुआ क्या क्या है, आपको अपडेट कर देती हूं मैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर हादसे का बयान दिया, पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताया। उधर वेलिंगटन आर्मी कैंप में जनरल रावत, उनकी पत्नी और बाकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। आज हेलीकॉप्टर हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे पर्यटकों ने बनाया। उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस सवार है। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स को अब बरामद कर लिया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने आज हेलीकॉप्टर हादसे की जगह का दौरा भी किया। और अब आप वो जानकारी जो अगले कुछ घंटों में होने वाली है समेट लीजिए। जनरल रावत के पार्थिव शरीर को फिलहाल सुल्लूर एयरबेस से दिल्ली लाया जा रहा है। प्लेन उड़ चुका है। ये आपको बता दें, सुपर हर्क्यूलिस एयरक्राफ्ट है जिसमें 13 पार्थिव शरीरों को लाया जा रहा है। शाम 7:30 बजे जनरल रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचने की संभावना है। जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट जा सकते हैं। जनरल रावत का अंतिम संस्कार कल दिल्ली में किया जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति भी जल्द ही करनी होगी, क्योंकि इसे लेकर भी लगातार अब बातें होने लगी है। बात करने के लिए इस पर एयर वाइस मार्शल कपिल काक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल AK सिवात साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन MJA विनोद साहब VSM फाइटर पायलट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मेरे सारे सहयोगी जो हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ब्रजेश राजपूत, नीरज पांडे, अंकित गुप्ता, ये तीनों मेरे सहयोगी उन्होंने लाखों पर मौजूद हैं, जहां से इस वक्त किसी भी वक्त खबरें जो हैं आ सकती है, और इसीलिए आपके लिए पूरी तैयारी। सबसे पहले अंकित, मैं आपसे जानना चाहती हूं आप कहां पर मौजूद हैं और वहां किस बात की इंतजारी इस वक्त? रूबिका, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली में आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल पर, यानी कि RR अस्पताल पर। ये जगह महत्वपूर्ण क्यों है? ये जगह महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि जैसे ही दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर जो पार्थिव शरीर पहुंचेंगे, और वहां पर जिस बात की आपने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई जो नेता हैं वो पहुंच सकते हैं, कई VVIPs पहुंच सकते हैं, और वहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद में अब चर्चा इस बात की है कि शरीर को, जो पार्थिव शरीर है, उसको सीधे रात में घर ना ले जा करके आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में रखा जाएगा। और सुबह यहाँ आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल से सुबह करीबन 9 से 10 बजे के आसपास पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा, और वहां पर 2-3 घंटे रखने के बाद में होगा अंतिम संस्कार। और इस वजह से यह जगह महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक की जानकारी के मुताबिक पार्थिव शरीर जो है रात भर आर्मी के इसी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में रहेगा। लेकिन अभी भी हमको आधिकारिक जानकारी का इंतजार है, क्योंकि अंतिम फैसला परिवार को करना है कि क्या वो जो पार्थिव शरीर को रात में घर में रखना चाहते हैं, या फिर जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में रखने के बाद में सुबह पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। जनरल बिपिन रावत जहां पर रहते थे, कामराज लेन उसे कहते थे, और यारों दोस्तों में जब बात होती थी तब जनरल साहब वाला जो लेन है वहां पर मौजूद हुई ये कहा जाता था। नीरज पांडे वहीं पर उसी इलाके में मौजूद है। नीरज, इससे पहले जब यहाँ मूवमेंट होता था तो खबरें इस तरीके की आती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। आज जब मूवमेंट हो रहा था तो दिल पर पत्थर था, और वो सुकून जो है कहीं ना कहीं उसे बहुत ठेस पहुंच रही थी। आज सारा दिन वहां पर क्या हुआ? आम आदमी इस लेन पर जब गुजर रहा था तो वो क्या सोचते समझते गुजर रहा था? निश्चित रूप में जनरल बिपिन रावत पूरे देश में बहुत ही पॉपुलर सैनिक के रूप में जाने जाते हैं, और निश्चित रूप में आज जहां मैं खड़ा हूं, ये घर पहले जो बड़े निर्णयों के लिए बड़े वजहों से जाना जाता था, आज सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारे बीच में एक बड़ा सैनिक हमारे बीच में नहीं रहा। आप देख सकते हैं इस घर में जहां हर समय रौनक रहती थी, आज मायूसी है। आर्मी के जवान लगे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान लगे हैं, ट्रैफिक को क्लियर करने के लिए लोग इधर उधर खड़े हुए हैं जवान, और अंदर आने जाने वाले ज़्यादातर लोग हमें उनके चेहरों पर मायूसी दिखी, गमगीन दिखे। कहीं ना कहीं उनके दिल में एक बहुत ही कह सकते हैं गम है कि आज उनके बीच का एक बड़ा
सैनिक हमारे बीच में नहीं है। तो निश्चित रूप में आज ये घर जो हमेशा बड़े फैसलों के लिए जाना जाता था, चाहे हमने गलवान घाटी का मामला देखा हो, चाहे चाइना बॉर्डर पे मामले देखे हों, या कश्मीर में जिस तरह से सैनिक तैनात करना था और इतने बड़े कश्मीर को सुरक्षित रखना हो, उन सब मामलों में जब भी हम इस घर के बाहर लगे हमेशा एक चहल पहल दिखी। आज बहुत शांत माहौल है। जो लोग आ रहे हैं वो परिवार के ही लोग ज़्यादातर आ रहे हैं, परिवार के लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब सबको इंतजार है कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचे और लोग अंतिम दर्शन करने के लिए। अभी तक की जो जानकारी है उनके अनुसार करीब 7:30 बजे के आसपास सेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पालम एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए जा सकते हैं, उनको रिसीव के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद वो पार्थिव शरीर RR हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वहां से फिर रखा जाएगा। और कल सुबह माना जा रहा है, कल सुबह 9 और 10 के बीच में कभी भी पार्थिव शरीर को घर पे लाया जाएगा, ताकि घर और परिवार के लोग, उनके इष्ट मित्र, रिश्तेदार आके उस पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर सकें। तो फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है रूबिका यही है। अब हमें कल पर सबकी निगाहें हैं कि कब उनका पार्थिव शरीर पहुंचे और कल उनका जब क्रिमेशन होगा तब क्या माहौल रहता है, कैसे लोग रिएक्ट करते हैं, ये देखना होगा। जी रूबिका। और जब हम इस बारे में चर्चा कर ही रहे हैं उस वक्त एक और बड़ी खबर आ गई। देखिए, अब तक तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि पालम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि वहां 7:30 बजे सुपर हर्क्यूलिस लैंड करेगा और उसमें वो सुपर ह्यूमन है अपने बाकी तमाम साथियों के साथ, जिसने देश को बहुत अहम मौकों पर बचाया है, जिसकी रणनीति की वजह से मॉडर्नाइज हमारी तीनों सेनाएं जो हैं वो आज की तारीख में दिखाई दे रही है। CDS के रूप में देश को पहला जो नाम मिला था, जनरल रावत का पार्थिव शरीर पहुंचेगा 7:30 बजे पालम एयरपोर्ट दिल्ली के। वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। PM मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, ये जानकारी अब ABP न्यूज को मिल रही है पुख्ता तौर पर, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब खबर पक्की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पर रहेंगे जब उनका जाबाज जनरल पहुंचेगा। नीरज राजपूत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज, क्या अब ये क्लियर है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, ये जानकारी मिल रही थी, कल से ही मिल रही थी कि जैसे ही पार्थिव शरीर पहुंचेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का दिल्ली पहुंचेगा, खुद प्रधानमंत्री जाएंगे। और रूबिका, जैसे आपने खुद कहा, एक जंगी लाट साहब थे जनरल बिपिन रावत, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार, मोदी सरकार हो, उनके लिए एक मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर CDS का रोल था। इसीलिए बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनरल बिपिन रावत पर। रक्षा मंत्री भी खुद करते थे, जितने भी फैसले लिए जाते थे मिलिट्री रिलेटेड, वो सारे के सारे जनरल बिपिन रावत की ही जितनी भी उनसे चर्चा के साथ ही ली जाते थे, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता था। क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह की भूमिका पिछले 5-6 साल से जनरल बिपिन रावत देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा सुरक्षा दोनों के लिए निभा रहे थे, चाहे फिर वो एक्सटर्नल फोर्सेज हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, LOC या इंटरनेट सिक्योरिटी की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो जितने बड़े जो रिफॉर्म्स, डिफेंस रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे थे, थिएटर कमांड लाने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी की विजन था, उसको इंप्लीमेंट करने का काम जनरल बिपिन रावत कर रहे थे। और इसीलिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं पालम एयरफोर्स स्टेशन में। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख करते हैं। प्रणय कुन्नूर में मौजूद हैं इस वक्त और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। प्रसन्ना भी मेरे सहयोगी घटनास्थल पर मौजूद हैं। लेकिन प्रणय, आप चूंकि वहां पर पहुंच चुके हैं, मैं चाहती हूं कि पहले वो इलाका आप हमारे दर्शकों को दिखाएं और हमें बताएं कि आप सुबह से लेकर अब तक आपने क्या क्या जानकारी बटोरी है। देखिए रूबिका, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ आप जो पीछे विजुअल साइट में देख रही हैं, उसके ठीक पीछे ही वो घाटी है जहां पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिस दुर्घटना में CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सैन्य अधिकारियों की मौत हुई। बेहद दुखद हादसा, बेहद झटका जो है देश की सुरक्षा को इसी इलाके में लगा जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन अब इसके साथ एक खौफ की कहानी भी जुड़ गई है इसी इलाके से, जो बहुत खूबसूरत नीलगिरी की पहाड़ियों का इलाका है, चाय के बागान है। और उस जगह की तस्वीर अगर आप देखें तो आपको यह अंदाजा भी नहीं लगता है कि क्या यहां पर इस तरीके का भयावह हादसा हो सकता है, क्योंकि वो एक घाटी है, उस घाटी में सुलूर की तरफ से उड़ा ये हेलीकॉप्टर, वेलिंगटन की तरफ जा रहा था। अगर महज 5-7 मिनट ये फ्लाइट और चलती तो वो वेलिंगटन पहुंच जाते।
किस तरीके से यह हादसा हुआ ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जो हालात हैं यहाँ पर, यहाँ की तस्वीर देखकर समझा जा सकता है कि कैसे अचानक बादलों की जो चादर है वो अचानक आपकी आंखों को रोक लेती है, आपकी आंखों को के आगे एक पट्टी सी बंध जाती है। और शायद ऐसा ही कुछ हादसा इस MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ भी पेश आया हो सकता है, क्योंकि अचानक से कभी धूप होती है और अचानक से इतने सारे बादल आ जाते हैं कि पूरी घाटी, पूरी जो विजुअल साइट है वो बंद हो जाती है और आपको दिखना बंद हो जाता है। इस तरीके की तस्वीर सुबह से लेके अब तक हम कई बार देख चुके हैं, उस साइट पर भी देख चुके हैं कि जिस साइट को हमने शूट किया और अगले ही 10 मिनट बाद स्थिति ये थी कि वो साइट हम देख भी नहीं पा रहे थे, जो कि महज कुछ मीटर के फासले पर हम देख पा रहे थे। जहां तक अपडेट का सवाल है रूबिका, इस समय इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मॉर्टल रिमेन्स आप जानते ही हैं कि दिल्ली पहुंचने वाले हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तेज हो चुका है। कई टीमें जो हैं वो सैन्य अधिकारियों की वो लगातार उस क्रैश साइट पे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। ड्रोन से इस पूरे इलाके की मैपिंग की गई है, जो विजुअल एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए गए हैं, फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, जो एयरक्राफ्ट के टुकड़े हैं सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप चाहें ना चाहें, आप एक सब्र होता है ना कि आप सब्र कीजिए, पहले इंक्वायरी खत्म हो जाए और उसके बाद हम जो है चीजों को सामने रखेंगे। वो सब्र से पहले ही स्पेक्यूलेशन जो है वो हर जगह दिखने लगता है, हर कोई अपनी अपनी तरीके से बातें करने लगता है। और इसीलिए आज जो जेंटलमैन हमारे साथ मौजूद हैं उनकी मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए एयर वाइस मार्शल कपिल काक, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी बिकॉज यू आर अ प्रो इन ऑल दिस। मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे ये है कि ये जो स्पेक्यूलेशन हो रही है कि एक्सीडेंट हुआ तो भाई कैसे हुआ, क्योंकि ये सडन लॉस ऑफ हाइट जो है ये पायलट की डिसोरिएंटेशन से हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई गॉजेस होते हैं वो हेलीकॉप्टर में, चॉपर में आपको बता देते हैं। आप जान रहे हैं कि आम आदमी भी इस पर चर्चा कर रहा है और वहां वो सब चीजें साफ तौर पर दिख रही है कि कैसे अचानक धुंध आती है और कुछ भी नहीं दिखता है। जी रूपिका, आपने बिल्कुल उचित बात उठाई है कि पहली ये सबसे बड़ा जो हमें एक हमारे लिए मुद्दा है कि इस वक्त कारण क्या रहा है। वो मुद्दा जो है उसके हल करने के लिए हमें एक सबूत जो है वो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, DFDR, जो सारे हेलीकॉप्टर के पैरामीटर्स, उसकी कितनी ऊंचाई थी, उसकी रफ्तार क्या थी, उसका एंगल ऑफ अटैक क्या था, अगर वो एक पहाड़ी में एक टकराव हुआ वो कैसे हुआ, ये सारी जानकारी उस डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में है। वो हमें मौजूद हमारे यहाँ आ गया है, उसको लोकेट किया गया है, हमारे पास है। उसको स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इंडियन एयरफोर्स में हैं जो हेलीकॉप्टर्स Mi-17 V5 का ओवरहॉल करते हैं। वो 3 नंबर बेस रिपेयर डिपो चंडीगढ़ में है, वहाँ उस डेटा को निकाला जाएगा। उस पर वक्त लगता है। वो मेरे ख्याल में सारे देश में एक ही जगह है जहाँ पे डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, मिल्क किया जा सकता है। वो मिल्किंग प्रोसेस में कुछ वक्त लगेगा, वो पहली बात है। दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, वो भी एक छोटा सा एक कंपोनेंट है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि उसको हमने कैप्चर किया है कि नहीं किया है, मगर वो रिपीट करता है कि पायलट और को पायलट और इंजीनियर के बाद, फ्लाइट इंजीनियर के में कोई बातचीत हुई उस क्रिटिकल मोमेंट पे जब ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था या हुआ, उस वक्त जो कुछ भी बात की गई है वो रिकॉर्डेड है उस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में। उसको, उसके लिए काफ़ी जगह हैं सारे भारत में जहां हम उसको पूरा सा रिकॉर्ड करके एक जगह महफूज रख के फिर दोनों को मिला के एक इन्वेस्टिगेशन जो ऑर्डर की गई है वो उसको पढ़ेगा, लिखेगा, एनालाइज करेगा और हमारे देशवासियों के सामने तब उसको लाया जाएगा जबकि उसको, चूंकि आप ये पूछ रहे थे कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो लिया गया है या नहीं लिया गया चॉपर से, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की पुष्टि हो चुकी है कि उसे अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन ये भी है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर MI-17 V5 चॉपर का वो भी रिकवर कर लिया गया है। तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो सच्चाई है, क्योंकि आखिर में पायलट की क्या बात हुई है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत हुई है तो वो कौन सी बातचीत है, क्या इस बात का जिक्र हो रहा था कि अब जो है हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, ये वो सारी चीज़ें जो
जो सामने आ जाएगी। जनरल सिवाज भी हमारे साथ मौजूद है। जनरल सिवाज, ये एक और चीज है। ऑलराइट सर, प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं इसलिए आपके दर्शकों को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं 7 साल वेलिंगटन में रहा हूँ। पहले तो विद्यार्थी था, फिर वहाँ डायरेक्टिंग स्टाफ था। अच्छा। और फिर वहाँ एयरफोर्स का हेड था। तो हमने हेलीपैड पे सैकड़ों फ्लाइटें आई हैं, गई हैं। ये दर्शकों को जानने की आवश्यकता ये है कि जैसे वो एक बोल सा है, जैसे एक तरह की वादी है, और वहाँ एक गोल्फ कोर्स की, जी हाँ, गोल्फ कोर्स का फेयरवे है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं। और इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं, ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं हैं, क्योंकि नीलगिरीज में सबसे बड़ी जो पीक है वो 7,800 फुट की ऊंचाई पे है, डोडा बेटा। बाकी तो ये 6 और 7,000 के बीच में, और जो फ्लोर लेवल है 5,500 फुट का है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आपने बहुत ही अच्छे उचित तरीके से बताया कि वहाँ पे एक ब्लैंकेट सा आता है क्लाउड और मिस्ट या फॉग का, कोहरे का, अचानक आता है। वो क्या वो कारण था, मैं कह नहीं सकता हूँ। वो एक फैक्टर है। दूसरा पहाड़ियाँ हैं, दूसरा फैक्टर है। तीसरा तकनीकी कोई फॉल्ट हो सकता है, वो भी फैक्टर है। और चौथा सबसे बड़ा ह्यूमन एरर, कि पायलट भी गलती कर सकते हैं कि जब आपके सामने उस वक्त इंस्टेंटली, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं 20 साल का भी नहीं था, टीनेजर था। मेरा पहला क्रैश लैंडिंग श्रीनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पे एक दरिया पे, जो एक रंबियारा नाला पे हमने क्रैश लैंडिंग की है। आज तक किसी फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से कोई क्रू बाहर नहीं आया है। मुझे ये गर्व है कि मैं आया हूँ और मेरे साथ 2 और साथी थे। ये इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में वो खबरें भी आ रही हैं जिन पर हमें नजर बनाए रखनी है। रक्षा मंत्री अपने निवास पर पहुंच चुके हैं और वहीं से पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद है। जरा उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, जानकारी दीजिए। देखिए, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं अपने घर पे। मैं उन्हीं के घर पर हूँ रूबिका। इससे पहले संसद भवन में थे और यहीं से आप ठीक कह रही हैं, 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचना है उन्हें पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि लेकर के वहाँ से लेकर के आने के लिए। तो राजनाथ सिंह, यही लेटेस्ट अपडेट है, पहुँच चुके हैं। संभव है कि अब कुछ अधिकारियों का यहाँ आना हो, उनसे मुलाकातों का सिलसिला हो, लेकिन अपने निवास से ही ठीक यहाँ से राजनाथ सिंह पहुंचेंगे पालम एयरपोर्ट, जहां पर वो मॉर्टल रिमेन्स को रिसीव करेंगे। रूबिका, आशीष, राजनाथ सिंह तो पहुंच रहे हैं, ये बात क्लियर हो चुकी है। आपके पास भी जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री क्योंकि पहुंच सकते हैं, ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे? देखिए, इस बात की गुंजाइश ज़्यादा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें भी इस बात की जानकारी मिली है कि संभव है कि प्रधानमंत्री भी रक्षा मंत्री के साथ पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसकी प्रबल संभावना है। आपको याद होगा, जब पिछली बार भी पुलवामा हादसे के शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा था तो प्रधानमंत्री खुद गए थे, और जहां तक हमें जानकारी है प्रधानमंत्री खुद रक्षा मंत्री के साथ पालम एयरपोर्ट जाएंगे। रूबिका, ओके, थैंक यू आशीष। लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि रक्षा मंत्री का काफिला जो है वो पालम एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। और ये जो ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो उस ट्रक को, उसी ट्रक में पार्थिव शरीरों को रखा जाएगा। ट्रक तैयार है। हम सब, पूरा देश आखिरी नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए तैयार हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर जाबाज जनरल का पार्थिव शरीर पहुंचेगा और वहीं से फिर इन्हें आरआर अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन एमजे विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक फाइटर पायलट रहे हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद, मेरा अब आपसे सवाल ये है कि ये जो स्पेक्यूलेशंस हैं, इनका अंत जो है वो होगा कंक्लूजन रिपोर्ट जब आएगी तब। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके की बातें चल रही है, कभी ताइवान का जिक्र हो रहा है कि 2020 में वहां पर इस तरीके से वहां के चीफ का भी इसी तरीके से एयर क्रैश में उनकी जो है मौत हो गई थी। फिर कॉन्स्पिरेसी थियरीज तरह तरह की उठकर आ रही हैं। इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए? अच्छा सवाल है रूबिका जी, और मैं भी ये सोशल मीडिया में देख रहा हूँ। अब कोई भी बड़ा हादसा होता है तो आप समझ सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट सबसे पहले उठ खड़े हो जाते हैं और तरह तरह के सवाल उठाते हैं, और वो ही इस न्यूज़ को दिलचस्प भी बना देता है और उसी दिलचस्पी के ऊपर ये अपना पिगीबैक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर होने के नाते मोटे मोटे तौर पे दो तीन बातें बता देता हूँ। सबसे पहली बात, और ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर भी किया है आपके चैनल के साथ, सबसे पहली बात ये जो Mi-17 V5 जो है टैंक की तरह बना है। ये जो है ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, सबसे पहली बात। ये दूसरी बात, इसके जो फ्यूल टैंक चारों तरफ से एक पॉलीयूरेथीन फोम के अंदर होता है जो एक्सप्लोजन नहीं होने देता है। इसके चारों तरफ आर्मर्ड प्लेट्स लगे हैं, नीचे आर्मर्ड प्लेट्स लगे हैं, जैमर है, इंफ्रारेड रिफ्लेक्टर्स हैं, शाफ्ट फ्लेयर रिफ्लेक्टर्स हैं। तो इसको मार गिराना नामुमकिन के बराबर है, वो भी इस इलाके में। लेकिन वो 15 सेकंड का जो आप क्लिप देखते हैं उसमें एक चीज आती है, इनएडवर्टेंट इंस्ट्रूमेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। मतलब जब आप विजुअली उड़ा रहे होते हैं, सडनली एक फॉग या फिर कोई क्लाउड आ जाता है और आपको एनगल्फ कर लेता है, आप विजुअल से इंस्ट्रूमेंट ट्रांजिशन करने का सिर्फ समय नहीं मिलता है, सडनली आप ऐसे एक सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं। तो एसओपी ये कहता है कि तुरंत आपको मुड़ के वापस आ जाना है। तो वही चीज हम दोबारा मुड़ के वापस आने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान आप सुनेंगे कि ये इम्पैक्ट भी हुआ है। आप इम्पोर्टेंट बात तो मेरा ये सोच है, और मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी बात को होल्ड कीजिए और मैं चाहती हूँ वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। निपुण सहगल मेरे सहयोगी जो है इस वक्त जनरल रावत के घर पर मौजूद हैं और वहां पर कुछ हलचल हो रही है। मैं जरा निपुण का रुख कर लेती हूँ। निपुण, क्या जानकारी? देखिए, अभी यहाँ पर जो आवाजाही है वो डिफेंस से जुड़े लोगों की ही मुख्य रूप से आवाजाही यहाँ पर हो रही है, क्योंकि इस समय जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक जनरल रावत का पार्थिव शरीर यहाँ पर नहीं लाया जाना है। तो इस समय डिफेंस से जुड़े लोगों की आवाजाही है, कोई बड़ी हस्ती का यहाँ पर और आना जाना नहीं हुआ है रूपिका। लेकिन कल सुबह 10 बजे के करीब जनरल रावत का शरीर यहाँ पर, पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा, इसकी सूचना है। ओके निपुण, आप बने रहिए मेरे साथ। अभी मुझे ये जानकारी मिल रही है कि 7:30 बजे के आसपास पालम एयरपोर्ट पर ये सुपर हर्क्यूलिस जो है वो लैंड करने वाला है। पूरा देश अभी इसी पल का इंतजार कर रहा है, 7:30 बजे का इंतजार हो रहा है। 7 बजे के आसपास पालम एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट लैंड होगा सुपर हर्क्यूलिस और 13 शव, पार्थिव शरीर उसी में मौजूद होंगे। पालम एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद होंगे और ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। ये जो इस वक्त आप सजी हुई गाड़ियां देख रहे हैं सेना की, पार्थिव शरीरों को इन्हीं गाड़ियों में रखा जाएगा और फिर आरआर अस्पताल ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे स्पेक्यूलेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी थियरीज जो है वो घूम रही है सोशल मीडिया पर। हमें जिम्मेदारी के साथ इस बात का एहसास करना चाहिए और रखना चाहिए कि जब तक इंक्वायरी ख़त्म नहीं हो जाती है हमें इंतज़ार करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। लेकिन ये हादसा है या साजिश है, इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए मेरी सहयोगी रुमाना इसार खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो ये बता रही हैं ग्राफिक्स के ज़रिए इन सवालों के जवाब। रुमाना, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि आखिरकार जो क्रैश हुआ वो हादसा या साजिश, दुर्घटना के पीछे की वजह क्या है और हादसा या साजिश, इसी सवाल के अंदर घिरा हुआ है, उलझा हुआ है ये पूरा मामला। फिलहाल देखिए, दिल्ली से सुलूर ये सफर जिसकी शुरुआत कल सीडीएस जनरल बिपिन रावत, साथ में उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत, उनके स्टाफ के 7 मेंबर्स, मंजिल वेलिंगटन की थी और वेलिंगटन से पहले पहला पड़ाव जो था वो सुलूर था। 8:47 सुबह का वक्त था जब उन्होंने उड़ान भरी। सुलूर वो पहला पड़ाव, 1958 किलोमीटर का ये हवाई सफर पूरी तरीके से सुरक्षित अंदाज में एम्ब्रेयर एयरप्लेन जिससे तय किया इन 9 लोगों ने, और वक्त 11:34 का था सुबह जब ये सुलूर एयरबेस पर सुरक्षित लैंड किए। इसके बाद आगे, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूं कि साहब तमिलनाडु में ही वेलिंगटन का डिफेंस कॉलेज, जहां पर 2:45 बजे कल 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत का लेक्चर शेड्यूल था। 110 किलोमीटर का यह फासला, 12:15 बजे पहुंच जाना था। सुलूर से 11:48 पर जहाज बदला। ये चॉपर MI-17 जो तकनीक के लिहाज से बेजोड़ माना जाता है, सबसे सुरक्षित चॉपर माना जाता है, इस सुरक्षित चॉपर में जनरल ने उड़ान भरी अपनी पत्नी और स्टाफ के लोगों के साथ। साथ ही इस हेलीकॉप्टर के क्रू मेंबर्स, मतलब यहां से काफिला 14 लोगों का था
और मंजिल वेलिंगटन, जहां 12:15 बजे पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही 12:08 ये जानकारी सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से दी गई कि 12:08 पर कल दोपहर 8 दिसंबर को इस MI-17 चॉपर का ATC से संपर्क टूटा और उसके बाद 12:20 वहीं नीलगिरी की पहाड़ियों का इलाका जिला कुन्नूर, जहां पर MI-17 के क्रैश होने की खबर आई। तो कुल मिलाकर यह हादसा जो कुन्नूर में कल 12:20 पर हुआ और अपने पीछे कई तरीके के सवाल छोड़कर चला गया। फिलहाल इन सवालों के जवाब के लिए जो जांच कमेटी है उसका गठन कर दिया गया है। जो इस चॉपर का ब्लैक बॉक्स है वो बरामद कर लिया गया है और अब वो पार्थिव शरीर जिसे लेकर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, एक बार फिर से सुलूर से वापस दिल्ली की तरफ उड़ान भर चुके हैं। रूबिका, थैंक यू रोमाना। और यही ना वो जो ये साजिश है कि हादसा है, इसी पर एक ब्रेक लगाना, अंकुश लगाने की ज़रूरत है। ग्रुप कैप्टन ए विनोद हमारे साथ बने हुए हैं, वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही एक खबर आ गई थी। ग्रुप कैप्टन, मैं अच्छा समझ में आता है कि ये टैंक है, एक पॉलीथीन से आप समझ लीजिए कि इसको पूरी तरह से घेरा हुआ है, आर्मर्ड प्लेट्स है, जैमर है, लेकिन सर ये भी तो सच है कि इससे पहले इसी हेलीकॉप्टर के 5 मरतबा एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें 2 जो है वो हार्ड लैंडिंग थी, कोई हताहत भले ही नहीं हुआ था, एक फ्लड रिलीफ सॉर्टी के साथ हुआ था, और ये भी सच है कि एक टेल रोटर में जाकर पैराशूट जो है जल गया था। 5 ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं इसी हेलीकॉप्टर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है रूबिका जी। और ये जो सवाल आप इस मूल रूप से इस सवाल को देखेंगे तो हमें हेलीकॉप्टर के प्रति नहीं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसके प्रति हमें थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ी बहुत तब्दीलियां करनी पड़े। आपको जब ये जो टेल रोटर में फंसा हुआ था उसके बाद हमने SOP तब्दीलियां करी और 2 बार हम इसको चेक करते हैं लोड करने से पहले। इसी तरीके से VVIP को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 3 तरीका है। एक है रिज के साथ साथ चलें जहां पे अगर वेदर है, जहां पे रिज पे वेदर नहीं है वहां से हॉप अक्रॉस करें, ये एक तरीका है। दूसरा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हाई ऑल्टीट्यूड से जाएं और उतरें, और इस तरीके में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, आउट ऑफ ग्राउंड होवर ऑल्टीट्यूड, ये वो टेक्निकल चीजें आती हैं। हाँ, और तीसरा तरीका है एक ओपन एरिया देख करके उसी तरीके से जाएं। तो ये 3 तरीका ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें से क्या तरीका अपनाना है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरफ हमें देखने की जरूरत है और इंडियन एयरफोर्स उसको देख भी रही है। सर, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो इस सबसे बड़े ओहदे पर बैठे इस जाबाज जनरल के लिए नहीं अपनाए गए होंगे। मुझे लगता है आप भी इस बात से अग्री नहीं करेंगे भाई। वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सेंसिटिव रोल में, सबसे सेंसिटिव किरदार में बैठी शख्सियत, उसका हेलीकॉप्टर उड़ना है, तो क्या ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो सच में नहीं ठीक से अपनाए गए होंगे? ये मेरा दिल नहीं मानता है। मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि SOP नहीं फॉलो हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ SOP में हो सकता है कोई तब्दीली लाया जाए इसके बाद। ओके, ये कह रहा हूँ। ओके, समझ गई सर। मैं ब्रिजेश राजपूत भी हमारे साथ सीहोर से जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहती हूँ और उसके बाद जनरल सिवाज भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करूंगी क्विकली। लेकिन ब्रिजेश, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो जनरल साहब हैं उनके जो PSO थे जितेंद्र कुमार वर्मा, वो इसी गांव के हैं। यानी मैं सीहोर जिले के धामदा गांव में खड़ा हूं और मेरे पीछे उनका घर है और पूरा परिवार कल शाम से ही सदमे में है जैसे उनको एक खबर मिली है। और मैं आपको बता दूं कि ये परिवार वो है जिसको ये नहीं मालूम था कि उनके इस छोटे से गाँव का बेटा इतने बड़े ओहदे पर है। वो पिछले 1.5 साल से जनरल साहब के PSO थे, यानी उनके प्राइवेट पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके साथ यहाँ रहते थे। छोटे से गाँव से निकल के इतने बड़े ओहदे तक पहुंचे थे, तो गाँव के लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनके एक जांबाज जो एक छोटा सा बेटा था जो इतने बड़े पद पर पहुंच गया था, उसके साथ इतनी बड़ी ये हादसे का शिकार हो गया है। तो गांव के लोग बेहद सदमे में हैं और इंतजार कर रहे हैं आप सबको कि कब उनकी वो सैनिक का पार्थिव शरीर यहाँ आएगा और कब उसके साथ सम्मान से उसको वो इस गांव के लोग अंतिम विदाई देंगे। मगर फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी यही बताया जा रहा है कि हो सकता है कल शाम तक उनका पार्थिव शरीर, जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर यहाँ आएगा और परसों सुबह जाकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उनके अंतिम
संस्कार में शामिल होने के लिए इस छोटे से गांव में आएंगे। मगर इस छोटे से गांव से एक वीर सैनिक की ऊंचाई इतनी बड़ी थी कि वो जो जनरल साहब थे CDS उनके साथ पिछले 1.5 साल से था और कोई चीज यहाँ गांव के लोगों को शेयर नहीं करता था। इतना महत्वपूर्ण लम्हा है ब्रजेश, और मैं इसे एक बार फिर से कैद कर देना चाहती हूँ। और जो सैनिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑन स्क्रीन, मैं उनको भी नमन करना चाहती हूँ और देश के तमाम सैनिकों को नमन करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं वतन की रक्षा और सुरक्षा के लिए। आप अपने घर तक को नहीं बताते हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने पिता, अपनी माँ तक को ये जानकारी नहीं देते हैं कि मैं किस ओहदे पर हूँ, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि अब मुझे आगे क्या करना है। और यही PSO जो आज शहीद है और जिन्होंने ये शहादत दी है, ये एक हिंदुस्तानी को याद रखना चाहिए, इस बात का एहसास करते रहना चाहिए कि इन लोगों की वजह से आज हम खा पी पा रहे हैं और जी पा रहे हैं। ब्रजेश, मैं आपका दोबारा रुख करूं उससे पहले मैं चाहती हूं क्विकली आप मुझे ये बता दीजिए कि मिसेस मधुलिका रावत के भाई जो कि शहडोल से पहुंचने वाले थे दिल्ली, उनके बारे में भी कोई जानकारी आप लगातार जुटा रहे हैं। हालांकि आप जहां पर मौजूद हैं वो इलाका अलग है, लेकिन आप फोन पर ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वो जानकारी आपसे चाहती हूं मैं। रूबिका, आपने बहुत अच्छी बात कही और निश्चित ही ये उन सारे सैनिकों के लिए नमन है कि उनके परिवार वालों को मालूम नहीं होता कि वो कितनी बड़ी जान जोखिम में डाल के कितने बड़े बड़े अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं हम सब नागरिकों के लिए। तो दूसरा सवाल आपका जो है कि जो मधुलिका जी के भाई थे यशवर्धन, वो कल शाम को अपनी पत्नी के साथ उनको वायुसेना के लोग दिल्ली ले जा चुके हैं और मधुलिका जी की जो माँ थी उनको शहडोल से आज सुबह जबलपुर लाया गया और जबलपुर से एयर इंडिया की विशेष फ्लाइट से उनको दिल्ली पहुंचा दिया गया है। तो घर पे ही है, सारे लोग जो शहडोल से वहां पहुंच गए, सब इंतजार कर रहे हैं और सब बहुत सदमे में हैं क्योंकि विपिन रावत साहब और उनकी पत्नी माने इतने सम्मानीय थे और सबको अपने जैसे लगते थे कि लगते ही नहीं थे कि इतने बड़े ओहदे पे हैं। शहडोल में वो बहुत जल्दी वादा करके गए थे वहां के लोगों से कि वो आएंगे और शहडोल में एक सैनिक स्कूल प्लान कर रहे थे कि यहाँ पे सैनिकों के लिए या सैनिक स्कूल खोला जाएगा जिससे इस इलाके के लोग सेना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाए। और यही सैनिक स्कूल बने, हम उम्मीद करते हैं। एक बात और कहूंगा कि और जी और जो इस गांव का जो बच्चा था जितेंद्र वर्मा, वो भी यहाँ के गांव के युवाओं को यही सिखाता था कि जाना है तो सेना में जाइए। वो जब भी यहाँ आता था गांव के लड़कों को प्रशिक्षित करता था। यहाँ पास में सरकारी स्कूल है, वहाँ जाकर सरकारी स्कूल में उसने ट्रैक बनाया था लड़कों के दौड़ने के लिए कि यहाँ रनिंग की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसी रनिंग की प्रैक्टिस के दम पे आपका सेना में सिलेक्शन होगा। और इसी रनिंग के दम पे वो सेना में पहुंचा था और सेना में इतने बड़े ओहदे पे पहुंचा था कि गांव के लोग आस्था भरोसा नहीं कर पा रहे कि नायक जितेंद्र सीडीएस के PSO थे और उन्होंने कभी ये नहीं कहा वो जो हवा दिखाने की आदत होती है ना सबकी, ये नहीं, उन्होंने ये लगातार अपने ये सीक्रेसी मेंटेन करके रखी और ये कहते रहे कि सेना में जाओ, सेना में जाना जरूरी है। उनका सबसे बड़ा किरदार ये था कि मुझे वतन की रक्षा करनी है, किसी भी लिहाज से करूं। अब हमारे साथ जनरल सिवाज जो लंबे अरसे से ABP न्यूज के साथ जुड़े रहे हैं, इस तरीके के जब मामले आते हैं, रक्षा से जुड़ी जब चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने होती हैं, तब जनरल सिवाज हमारे साथ जुड़ते हैं। मेजर जनरल सिवाज, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं, लेकिन ये पल, ये टाइम स्वागत योग्य है नहीं। हर कोई दुखी है, परेशान है, इसलिए क्योंकि वो जो जंग का जिद्दी लाड़ साहब था वो आज हमें चलते फिरते रूप में नहीं दिखेगा, आज वो शांति से लेटा हुआ दिखेगा। हाँ बिल्कुल, देखो रूबिका, आज बड़ा दुख का दिन है और इस देखो आज ये समझना पड़ेगा कि जनरल रावत इस देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और उनको सिलेक्ट किया गया था इसके लिए कि एक जॉइंटमैनशिप लेके आए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच में, एक मॉडर्नाइजेशन करें और देश की फौज को अगली युद्ध के लिए तैयार करें। और ऐसे में वो अपना काम कर रहे थे, एक रोड मैप बनाया था, उसके अंदर माइलस्टोन लगे हुए थे। अब थिएटराइजेशन की बात हो रही थी। मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब कंफर्म हो गया है, जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए रात 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट जाएंगे।
जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या पालम एयरपोर्ट जाएंगे कि नहीं, ये कयास लगातार लग रहे थे। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि हाँ वो वहां पालम एयरपोर्ट जाएंगे, लेकिन वक्त मुकर्रर नहीं था और अब जानकारी मिल गई है रात 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट जाने वाले हैं। निपुण मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण जी रूबिका, जानकारी के मुताबिक रात 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल रूबिका, अभी ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है, पालम एयरपोर्ट में वो जाएंगे जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। ऐसे में ये लगभग तय होता जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से भी जो हम तक ये जानकारी पहुंची कि उनका जो ये आवास है जहां मैं इस समय हूँ 3 कामराज लेन में, यहाँ पर इनका पार्थिव शरीर कल सुबह ही लाया जाएगा। तो अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि रक्षा मंत्री तो जाएंगे ही शव को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे जब शव पार्थिव शरीर पहुंचेगा उनका यहाँ पर, और 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री भी जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए पालम में। जी, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, पालम एयरपोर्ट को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी आपके पास पहुंच रही है? विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विकास, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पार्थिव देह को लेने के लिए तकरीबन 9 बजे के आसपास पालम एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया पहुंचेंगे। उनके साथ वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल भी हो सकते हैं। तो एक तरह ये इसको देखा जाए तो जो सीडीएस थे उनका ओहदा बहुत बड़ा था देश में, एक अलग छवि थी उनकी और देश के पहले सीडीएस थे। इस हादसे के बाद पूरे देश में एक शोक की लहर है, पूरा देश शोकमग्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से एक जेस्चर दिया जा रहा है। जब उनके पार्थिव देह दिल्ली पहुंचेगी तो उनको रिसीव करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं। विकास, शुक्रिया। और विकास अब ये जानकारी दे रहे हैं कि पालम एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हो सकता है कि एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद रहें। दिल्ली में जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम और रक्षा मंत्री के अलावा कौन कौन और जा सकता है, ये जानकारी आपको आगे बताएंगे। मोदी पालम एयरपोर्ट पर 9 बजे पहुंचेंगे जनरल रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। पालम एयरपोर्ट पर ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने ही घर से लौटेंगे, क्योंकि संसद से वो अब अपने घर पहुंच चुके, अपने निवास से फिर रवाना होंगे पालम एयरपोर्ट के लिए। और जानकारी हमें ये मिल रही है कि एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, मौके पर रह सकते हैं, क्योंकि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत हर किसी के आंखों के तारे थे। उन्होंने जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनाई हैं हिंदुस्तान को पुख्ता तौर पर रक्षा देने के लिए, वो कम ही देखने को मिलती है। और इसीलिए इस वीर सपूत को नमन करने के लिए, वो आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए देश का मुखिया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 बजे पालम एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।